लेकिन आप अगर आप since I mentioned vegan collagen, your viewers might be interested. There is no such thing as vegan collagen actually. उसको कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए जो उसके बॉडी को सपोर्ट करे, बाकी किसी डेफिशिएंसी को क्रिएट ना करे? मेरी एक फ्रेंड या कॉलीग बोल सकते हैं जो जिनका डाइट की ओर थोड़ा जो अप्रोच है वो काफी अनहेल्दी है, तो वो क्या करती है हमेशा जब उनको वेट लॉस करना है तो वो एक वाटर डाइट करती है। I wanted to ask you this. यस, फास्ट किया था, आई थिंक सोनम वांगचुक ने किया था, द पर्सन जिस पे थ्री इडियट्स की फिल्म बनी थी। यस एंड ही वाज डूइंग अ डाइट, ही वाज डूइंग अ फास्ट इन द यस यस विल नॉट गेट इनटू व्हाई, बट राइट उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन बिल्कुल। कर रहे। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने डाइट नहीं किया था, उन्होंने वो सिर्फ पानी ही पी रहे थे, खाना पूरी तरह से बंद कर दिया था, लेकिन उसके साथ वो पानी के साथ साथ वाटर इज फर्स्ट, उसके बाद ज्यादा पानी है सब। हाँ सबसे ज्यादा पानी है, विच इज ओके, बेटर देन शुगर बीइंग द फर्स्ट। उसके बाद आता है शुगर, सेकंड इंग्रेडिएंट, देन वी हैव क्रैनबेरी जूस कॉन्सेंट्रेट विच इज ओनली 2%। Oh my god. So cranberry flavored हाँ. water, sugary water. Yes, cranberry flavored sugary water. Actually, processed food के बारे में आपसे पूछना था कि what are the dangers of processed food or foods and उससे हम intake कैसे कम से कम करें processed food. ओके, सो पहले प्रोसेस फूड क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। विद एवरी क्वेश्चन आई विल स्टार्ट लाइक दिस ओनली कि लेट्स डिफाइन कि आप एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हो, ताकि ऑडियंस को भी एक आइडिया हो कि बिल्कुल। क्या, ताकि उनका डेफिनेशन और हमारा डेफिनेशन मैच हो। बिल्कुल। जब हम प्रोसेस फूड के बारे में बात करते हैं, जनरली लोगों के दिमाग में इमीडिएटली जंक फूड आता है, लेकिन प्रोसेस फूड टेक्निकली सिर्फ जंक फूड नहीं होता है। प्रोसेसिंग मतलब आप खाने को उसके नेचुरल स्टेट से किसी भी तरह से ऑल्टर कर दो तो फिर वो प्रोसेसिंग हो गया। तो अगर आप एक सेब को चॉप कर देते हो तो वो प्रोसेस हो गया। सब्जियों का आप चॉप कर रहे हो, अगेन दैट इज प्रोसेसिंग। फिर आप उसको कुक कर रहे हो, फिर वो भी प्रोसेसिंग है। वो स्मॉल स्केल प्रोसेसिंग है जो हम घर पे करते हैं ताकि वो खाना और आसान हो चबाने के लिए और डाइजेस्ट करने के लिए। सो प्रोसेस फूड इज नॉट नेसेसरीली बैड, क्योंकि हम तो डेली प्रोसेस फूड ही खाते हैं, कि जो होममेड फूड इज प्रोसेस फूड होती है। बट हाइपर प्रोसेस फूड्स विद सर्टेन प्रोसेसिंग टेक्निक्स, दोस कैन मेक द फूड प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। मतलब जिसमें बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग किया गया है, जिसके कारण फिर उस खाने का जो सत्व बोलते हैं या न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो उसमें कुछ ज्यादा बचता नहीं है, टेस्ट के अलावा उसमें कुछ बचता नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप बनाना चिप्स के बारे में बात करो, बनाना वर्सेस बनाना चिप्स, राइट बनाना वर्सेस बनाना चिप्स। राइट बनाना में आपको पोटेशियम मिलेगा, फाइबर मिलेगा, फैट बहुत कम मिलेगा उसमें, and you will get mainly all good carbohydrates also in that, fructose, glucose you will get। लेकिन अगर आप बनाना चिप्स के बारे में बात करते हो, फाइबर बहुत कम होता है उसमें, उसका फाइबर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। उसमें आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कि पोटेशियम बहुत कम होगा, लेकिन उसमें ऑयल बहुत होगा, कोकोनट ऑयल विल बी वेरी हाई, एंड वो भी हाई टेम्परेचर में उसको फ्राई किया गया है। सो उसमें बाकी के भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत कम रहेंगे, लेकिन वो टेस्ट में बहुत पैलेटेबल रहेगा। It will be very high in taste, very high in calories. So उसमें से मेनली आपको कैलोरीज मिलेगा, एक तो टेस्ट फैक्टर ज्यादा होगा जिसके कारण आपको वो ज्यादा खाने की इच्छा भी होगी। सो हाइपर प्रोसेस फूड्स में आपका प्रॉब्लम होता है। नाउ कमिंग टू हाइपर प्रोसेस फूड्स, एक और कैटेगरी है स्पेसिफिकली जिसके बारे में बात करना चाहूंगा, जो हाइपर प्रोसेस्ड है लेकिन हमारे सेहत के लिए अच्छी भी है। One of this category is that of supplements and specifically protein powder। okay? प्रोटीन पाउडर के बारे में अगर आप देखो तो प्रोटीन पाउडर एक्चुअली बहुत ही ज्यादा प्रोसेस्ड है। ओके, थिंक ऑफ वे प्रोटीन। वे प्रोटीन कैसे बनता है? मिल्क में से जब दूध को फाड़ा जाता है तो उसके बाद आपका एक फ्लूइड बनता है। चीज बनने के बाद एक फ्लूइड रहता है जिसको हम वे फ्लूइड बोलते हैं, वे वाटर बोलते हैं। तो फिर उसको भी और रिफाइन करके
वो वे जो होता है वो एक्चुअली प्रोटीन होता है। तो फिर उस आफ्टर रिमूवल ऑफ द पनीर हाँ, व्हेन यू मेक पनीर, चीज, कोई भी आप जिसमें जब फैट को सेपरेट कर देते हैं, जो पानी बचता है उसको हम वे बोलते हैं, वे फ्लूइड। वो वे जो होता है, वे फ्रैक्शन मिल्क का जो होता है, वो एक्चुअली हाई प्रोटीन होता है, लेकिन वो पानी में ऑब्वियसली बहुत डाइल्यूटेड होता है, तो आप सिर्फ वे का पानी पी के आपको ज्यादा प्रोटीन मिलने नहीं वाला है। तो फिर क्या करते हैं कि आप उस वे को और प्रोसेस करके उससे उसका पाउडर बना है, बेसिकली उसमें से वाटर पूरा निकाल के आपको सिर्फ वो प्रोटीन आपके पास बचता है। तो प्रोटीन पाउडर में प्रोटीन के अलावा आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ना के बराबर विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं वो बहुत कम मिलते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि प्रोटीन पाउडर आपकी सेहत के लिए खराब है। ओके, सो इनफैक्ट प्रोटीन पाउडर कई एथलीट्स तो उसको फूड का दर्जा ही देते हैं, उसको सप्लीमेंट भी नहीं बोलते। दे थिंक ऑफ इट एज फूड ओनली बिकॉज इट हैज बिकम सो एसेंशियल फॉर देम, क्योंकि उनको प्रोटीन की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ओके, so not all processed food is bad. Mainly the hyper palatable, hyper processed food is one which we can say हम bad नहीं बोल सकते. I don't like to use the word good and bad. Everything is okay in moderation. Okay. तो अगर आप चिप्स के बारे में बात कर रहे हो, बर्गर्स, पिज्जास के बारे में बात कर रहे हो, ये सारे प्रोडक्ट्स मॉडरेशन में ठीक है। एक आध बार, हफ्ते में एक बार, 2 हफ्तों में एक बार आप if it fits within your calorie budget to just make yourself enjoy a little bit, आप उसको इंक्लूड कर सकते हो, but don't expect to get away with it by consuming on a regular basis. रेगुलर बेसिस पे खाओगे तो फिर आपको इवेंचुअली प्रॉब्लम्स होने वाली है। बट समथिंग लाइक प्रोटीन पाउडर आप एक्चुअली रेगुलर बेसिस पे ले सकते हो विदाउट फेसिंग एनी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, राइट? यस, सो दैट इज अबाउट प्रोसेस्ड फूड्स। So, other than the processed foods, like you categorize protein powder as a good element in processed foods. Are there any supplements that you recommend on a daily note for a good, good support for a good health routine for every day? And which are those? Like, if you are recommending to खुद कौन से अच्छे हैं और कौन से बुरे हैं, या ये नहीं लेने चाहिए आपके हिसाब से? ओके, वैसे सप्लीमेंट का इंडस्ट्री देखा जाए तो बहुत वाइड स्प्रेड है, और unfortunately most of the supplements which are there in the market, they're not something which we need to take. They're unnecessary, either they're unnecessary or they're basically useless for the body. तो आजकल अभी ऐसा ट्रेंड हो गया है क्योंकि सप्लीमेंट इंडस्ट्री जो है वो बहुत अनरेगुलेटेड है, एंड अनरेगुलेटेड होने के कारण कोई भी कंपनी सप्लीमेंट्स निकालते जाती है जो जिसकी जरूरत भी नहीं। जैसे कि एग्जांपल आपको देता हूँ कि एल कार्निटिन एक सप्लीमेंट है, Right. commonly marketed as a fat burner, and obviously the target population is overweight people who Right. take it thinking that एल कार्निटिन ले लूंगा, बैठे बैठे फैट बर्न हो जाएगा, मुझे कुछ कैलोरी डेफिसिट, कैलोरी कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी वेट लॉस डाइट फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट्स अ वेरी टेम्पटिंग थॉट, एंड इसलिए वो बिकता जाता है, बट इन रियलिटी कभी देखा ही नहीं गया कि एल कार्निटिन की वजह से आपका ज्यादा फैट बर्न होता है। ओके, सो एल कार्निटिन इज प्रॉब्ली $1 million इंडस्ट्री, बट ऑल ऑफ दोस millions of dollars are going from consumers pockets which are all wasted. Collagen powder. कोलेजन पाउडर वी कैन, कोलेजन एक्चुअली 2 आते हैं, एक तो आपका है एनिमल बेस्ड कोलेजन। कोलेजन बनता है फ्रॉम एनिमल बोन्स, तो जानवरों के हड्डियों से बनता है, स्पेसिफिकली बोवाइन एनिमल एक्सेट्रा। कभी कभी मछलियों के हड्डियों से भी बनता है, जिसमें इज कॉल्ड मरीन कोलेजन। Right. तो बोवाइन कोलेजन, मरीन कोलेजन, Collagen is quite famous. यस। अभी एक ट्रेंड चल रहा है कोरियन ग्लास स्किन, राइट? सो मेनी कंपनीज आर मार्केटिंग इट फ्रॉम दैट एंगल कि आपको कोरियन के-पॉप स्टार्स की तरह आपको स्किन मिलेगी अगर आप हमारा कोलेजन लोगे तो, which is not true. They are all based on cosmetic surgery. But coming to collagen में 2 कैटेगरीज आते हैं, एक है आपका vegan collagen which is plant based and the other is animal based collagen. Animal based collagen आपके हड्डियों से बनता है, so it's very obvious कि ये नॉन वेजिटेरियन ही है। Okay. So if you're okay with taking that, you can take it because research है वैसे दिखाने के लिए कि ये collagen actually आपके स्किन को बेनिफिट करता है। It can help you rejuvenate the skin. But you really need it. No, it's not something which you need.
अगर आपके पास जैसा थोड़ा एक्स्ट्रा कैश पड़ा होगा और आपके ऑलरेडी बाकी के बेसिक्स आपके हैंडल्ड है, आपके फाउंडेशन एकदम स्ट्रांग है, उसके ऊपर आपके जो भी एसेंशियल सप्लीमेंट्स है वो भी आपने हैंडल कर दिए हैं, तो फिर आप ये थोड़ा एक्स्ट्रा कैश इसमें कोलेजन में डाल सकते हैं। इट इज नॉट एन एसेंशियल सप्लीमेंट। लेकिन आप अगर आप सिंस आई मेंशन वीगन कोलेजन, योर व्यूअर्स माइट बी इंटरेस्टेड, there is no such thing as vegan collagen actually. The name itself is wrong because collagen animal bones से ही बनता है, plants में से collagen नहीं बन सकता। So there is no such thing as vegan collagen. There are a lot of brands who promote vegan collagen. So what they actually do, they call it collagen builder. Okay, तो वो बोलते हैं कि हम आपके बॉडी को कोलेजन बनाने के रॉ इंग्रेडिएंट्स देंगे, लेकिन वो जो रॉ इंग्रेडिएंट्स देते हैं वो तो आपको खाने से भी मिलते हैं, जैसे कि विटामिन सी देंगे या थोड़ी मिनरल्स दे देंगे, वो तो आपको नॉर्मल फूड से भी मिलेंगे। सो व्हाई शुड यू टेक अ सप्लीमेंट इंस्टेड? देयर इज नथिंग यूनिक अबाउट दैट सप्लीमेंट। तो अगर आपको स्किन के लिए स्पेसिफिकली कोई सप्लीमेंट लेना है, if you want to invest in collagen, तो then you go for the animal based collagen because वो bone based collagen ही रिसर्च है उसको दिखाने के लिए कि वो एडवांटेजेस है। It's not collagen and glutathione, but then if somebody is a vegetarian or a vegan and he's losing a lot of other things which his body needs and he doesn't get it from उसको उसके खाने से नहीं मिल रहा है, अगर वो vegan है और वेजिटेरियन है, तो उस टाइम पर उसको कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए जो उसके बॉडी को सपोर्ट करे, बाकी किसी डेफिशिएंसी को क्रिएट ना करे। सो मैं एक जनरल लिस्ट देता हूँ जो मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट हर क्लाइंट में ये सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है, रिगार्डलेस कि वो वीगन हो या नॉन वीगन हो। ये सप्लीमेंट्स वीगन में भी एप्लीकेबल है और जनरल पॉपुलेशन में भी एप्लीकेबल है। सो अराउंड 6 सप्लीमेंट्स कम इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। एक तो है आपका आयरन ऑलमोस्ट एवरी पर्सन आई गिव, स्पेशली अगर उनको आयरन की डेफिशिएंसी हो तो मैं आयरन का एक सप्लीमेंट देता हूँ। फिर आता है आपका कैल्शियम, देन ओमेगा 3, उसके बाद आता है प्रोटीन पाउडर, विटामिन B12, right? And the sixth one, I can't recall the sixth one right now, vitamin D3, yes. Vitamin D3 is the sixth one. Vitamin D3 क्योंकि वो आपको खाने से मिलता ही नहीं, तो आप कोई भी डाइटरी पैटर्न फॉलो करते हो, you're not going to get it in that. So and क्योंकि वो आपको सनलाइट से मिलता है और अदर आपकी बॉडी उसमें सनलाइट को एक्सपोज होने के बाद मैन्युफैक्चर करती है, तो अगर आपको सनलाइट कम मिल रहा है तो आपको उसकी डेफिशिएंसी तो होनी ही है। So these are the 6 supplements which are very evidence, और इन चीजों की मैक्सिमम डेफिशिएंसीज होते हैं। तो जैसे अभी मार्केट में कुछ डाइट ट्रेंड्स आ रहे हैं, या बहुत पहले से ही एक्चुअली अभी नहीं आ रहे और आ भी रहे हैं कुछ, तो उसके बाद तो आप बताएंगे क्या आ रहे हैं, बट ऑलरेडी है कि कीटो डाइट, या अभी वेगनिज्म भी बहुत ट्रेंड में है काफी टाइम से, बट अभी भी लोग, मैं जान रहा हूँ काफी लोगों को जो मतलब सोच समझ के वेगनिज्म को अपना रहे हैं, पूरा जानकारी लेके देन दे आर बिकमिंग वेगन नाउ। तो इस ऐसे ट्रेंड्स के बारे में कुछ बताइए जो आने वाले हैं, और इसके बारे में बताइए कि ये व्हाट इज कीटो, जो एक बार फैशन में आके भी मुझे तो लगता है जा भी चुका है, तो कुछ इसके बारे में थोड़ा लाइट। डेफिनेटली। तो जब भी मैं डाइट ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं, इसमें 2 टाइप्स होते हैं। एक तो वो डाइट्स जैसे आपने वीगन डाइट के बारे में बोला जो एक्चुअली हेल्दी है, आप सही तरह से उसको फॉलो करो तो, और वो डाइट्स जो आउटराइट अनहेल्दी ही है, मतलब हम उनको डाइट का दर्जा देंगे भी नहीं कि वो इतने अनहेल्दी है। जैसे कि एक मेरी एक फ्रेंड या कॉलीग बोल सकते हैं जो जिनका डाइट की ओर थोड़ा जो अप्रोच है वो काफी अनहेल्दी है, तो वो क्या करती है, हमेशा जब उनको वेट लॉस करना है तो वो एक वाटर डाइट करती है। I wanted to ask you this. Yes. So she follows something called a water diet. अभी वाटर डाइट में क्या होता है, वाटर डाइट में आप as the name suggests आप सिर्फ पानी ही पीते हो, आप कुछ और खाते नहीं हो, आप कुछ इनफैक्ट आप उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह भी नहीं लेते हो। तो एटलीस्ट अगर आप फास्ट कर रहे हो तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स लेना बहुत जरूरी है।
जैसे कि एक आई थिंक स्लाइटली पॉलिटिकल टॉपिक, तो एक फास्ट किया था, आई थिंक सोनम वांगचुक ने किया था, द पर्सन जिसपे थ्री इडियट्स की फिल्म बनी थी, Yes. and he was doing a diet, he was doing a fast in Ladakh. Yes. Will not get into why, but right wrong वो उसमें नहीं जाएंगे, दिन भर वो कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने डाइट नहीं किया था, उन्होंने वो सिर्फ पानी ही पी रहे थे, खाना पूरी तरह से बंद कर दिया था, लेकिन उसके साथ वो पानी के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट जरूर ले रहे थे। इसके वजह से वो उसको 21 दिन तक कंटिन्यू कर सके। ऑब्वियसली उनका बहुत वेट लॉस हुआ, बहुत सारा फैट लॉस भी हुआ, लेकिन उनकी ओवरऑल फिजियोलॉजिकल हेल्थ अच्छी ही रही, स्टेबल रही उनकी हेल्थ। लेकिन जब आप ये नहीं करते हो, जब आप इसमें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी नहीं लेते हो, तब आपका इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है और आपको आपके हेल्थ के Electrolytes, normal language में salts and sugar. सॉल्ट्स एंड शुगर्स, यस करेक्ट, मेनली सॉल्ट्स हम बोलेंगे, Right. क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जो मिनरल्स होते हैं Right. वो आपके ब्लड में मौजूद होते हैं, जो आपके ओवरऑल आपकी बॉडी के वाटर बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। एक एग्जांपल हम दे सकते हैं, सोडियम एंड क्लोराइड जो आपको नमक से मिलते हैं, Right. तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स हमें कंसिडर कर सकते हैं। अगर अभी इनको मेंटेन रखने के लिए आपको डाइट से इनको मिलना बहुत जरूरी है, इनका मिलना डाइट से बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप सिर्फ पानी पीते हो, पानी में ये बहुत कम मात्रा में मौजूद होते हैं, कभी कभी तो बिल्कुल मौजूद नहीं होते। अगर आप पूरी तरह से डिस्टिल्ड वाटर पीते हो तो उसमें बहुत कम इलेक्ट्रोलाइट्स आपको मिलेंगे। सो ये डाइट तो ऑब्वियसली हेल्दी नहीं है, और इसको तो कभी भी मैं फॉलो नहीं करूँगा। हाँ, 1-2 दिन के लिए फॉलो करना है, कोई रिलीजियस रीजन, एथिकल रीजन से आपको ऐसे ही मन किया कि फास्ट करना है, तो फिर आप कर सकते हो। इट इज नॉट मेक दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर योर हेल्थ। फिर बात करते हैं वीगन डाइट के बारे में। वीगन डाइट ये मैं खुद एक्चुअली फॉलो करता हूँ फॉर एथिकल रीजंस, फॉर नॉट स्पेसिफिकली फॉर हेल्थ रीजंस। मैंने स्टार्ट किया था हेल्थ रीजंस के लिए, क्योंकि मुझे लगता था कि वीगनिज्म इज द हेल्थीएस्ट डाइट ऑन द प्लैनेट। लेकिन फिर मुझे रिसर्च वगैरह और जब मैंने न्यूट्रिशन एक्चुअली पढ़ा, तब मैंने जाना कि ये हेल्थीएस्ट तो नहीं है, लेकिन हम इससे हमारी नॉर्मल हेल्थ अच्छी तरह से मेंटेन रख सकते हैं, प्रोवाइडेड हम थोड़ी बहुत सप्लीमेंट्स और थोड़ी बहुत बाकी की चीजें मेंटेन रखें तो। सो वीगन डाइट का जो ट्रेंड है, इट इज अ गुड ट्रेंड, लेकिन कई लोगों को इसके वजह से डेफिशिएंसीज आते हैं। अभी रिसेंटली मैंने सुना था कि कई पेरेंट्स अपने बच्चों को वीगन बना रहे हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने वो डाइट अच्छी तरह से प्लान नहीं किया है, तो बच्चों में बहुत सारी डेफिशिएंसी निकल रहे हैं। और वो डेफिशिएंसी बच्चों में अगर डेफिशिएंसीज होते हैं तो उनकी ग्रोथ में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। एडल्ट में डेफिशिएंसीज हो गए तो ठीक है, चलो आप डेफिशिएंसी के लिए सप्लीमेंट लेके कवर अप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ग्रोथ ऑलरेडी पूरी तरह से हो चुकी है, तो उसमें और कुछ कम होने के चांसेस नहीं है। लेकिन बच्चों में डेफिशिएंसीज आ गए तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप बच्चों को वीगन डाइट दे रहे हो तो दे सकते हो, लेकिन थोड़ा केयरफुली एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट के साथ बैठ के उसको अच्छी तरह से प्लान कीजिए। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि वीगनिज्म को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। मेजरली वीगन डाइट्स, जो कई वीगन व्यूअर्स है वो एक्चुअली ऑफेंड हो जाएंगे जब मैं वीगन डाइट बोलता हूँ, क्योंकि एक्चुअली वो प्रेफर करते हैं कि वीगन डाइट नहीं, हम उसको प्लांट बेस्ड डाइट बोलते हैं। क्योंकि वीगन ये शब्द ही एक ऐसा है जिसको कई लोग समझते हैं कि वीगनिज्म इज नॉट जस्ट डाइट, वीगनिज्म इज एवरीथिंग। कि आप लेदर के शूज मत पहनो, जैसे कि अभी मैंने जो शूज पहने वो नॉन लेदर है, ओके, लेदर का बेल्ट मत डालो। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आप जो यूज करते हैं वो भी क्रुएल्टी फ्री यूज करने चाहिए। सो ओवरऑल वीगनिज्म इज अ लाइफस्टाइल रादर देन अ डाइट। तो उससे अच्छा आप उसको एक प्लांट बेस्ड डाइट, सो इफ आई से प्लांट बेस्ड डाइट, चलो, तो प्लांट बेस्ड डाइट में आपके थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जिसके आपको डेफिशिएंसी होने के बहुत चांसेस है। एक तो है आपका B12, ऑल्दो B12 तो ऑलमोस्ट हर इंसान को अभी डेफिशिएंसी होती है, लेकिन वीगन्स को थोड़ी ज्यादा होने के चांसेस है। तो विटामिन B12, क्योंकि मेनली आपको ये एनिमल प्रोडक्ट से ज्यादा मिलता है। वीगन डाइट या प्लांट बेस्ड डाइट जो लोग फॉलो करते हैं वो बिल्कुल भी एनिमल प्रोडक्ट्स खाते हैं, तो इसकी वजह से उनको B12 नहीं मिलता है। विटामिन B12 आपके बहुत सारे फंक्शंस के लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि एक फंक्शन है आपका रेड ब्लड सेल्स को बनाना।
तो रेड ब्लड सेल्स की कमी हो सकती है, अनीमिया हो सकता है अगर आपको B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो। कमिंग टू अनीमिया, एक और डेफिशिएंसी की वजह से आपको अनीमिया हो सकता है विच इज आयरन। और प्लांट बेस्ड डाइट्स में आपको आयरन की डेफिशिएंसी होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो आपको पौधों वाले पौधे वाले जो आयरन मिलता है, इसको हम एक उसका स्पेसिफिक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं नॉन हीम आयरन। ओके, ये दो टाइप के आयरन होते हैं, एक है हीम आयरन जो आपको एनिमल फूड से मिलता है, और एक है आपका नॉन हीम आयरन जो आपको प्लांट बेस्ड आइटम्स में से मिलता है। हीम आयन आपकी बॉडी में ज्यादा अच्छी तरह से ऑब्जॉर्व होता है, ज्यादा अच्छी तरह से आपकी बॉडी उसका इस्तेमाल कर सकती है। नॉन हीम आयन जो होता है वो आपकी बॉडी अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकती है, उसको हीम में कन्वर्ट करना पड़ता है, और वो हीम आयन में जो कन्वर्जन होता है वो थोड़ा इनएफिशिएंट होता है। इसलिए जो प्लांट बेस्ड डाइट्स फॉलो करते हैं उनको आयरन की भी ज्यादा जरूरत होती है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं एक और न्यूट्रिएंट जो है कैल्शियम। कैल्शियम जो बोन्स एक्सेट्रा के लिए जरूरी है, तो बोन्स में प्रॉब्लम्स होने की संभावना ज्यादा है अगर आप एक प्लांट बेस्ड डाइट फॉलो करते हो, और अगर आप कैल्शियम का अच्छी तरह से ध्यान नहीं रखते हो तो एज अ पर्सन हु फॉलोज द प्लांट बेस्ड डाइट हिमसेल्फ, मैं क्या करता हूँ, मैं दिन में एक कैल्शियम का सप्लीमेंट लेता हूँ। विच कैल्शियम सप्लीमेंट टू टेक, मे बी वी कैन डिस्कस इट ऑन अ सेपरेट पॉडकास्ट। लेकिन आप एक कैल्शियम की सप्लीमेंट का एक प्रेस्क्रिप्शन ले सकते हो, ताकि आपको एटलीस्ट आपके कैल्शियम के डेली रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाए और आपको बाद में ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम ना हो। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब खोखली हड्डियां, ब्रिटल बोन्स, आपके फ्रैक्चर्स का रिस्क वगैरह बहुत इंक्रीज हो जाता है अगर आपका कैल्शियम इंटेक कम होता है तो। एंड वन मोर न्यूट्रिएंट जो हम एज अ प्लांट बेस्ड डाइट्स वालों को एक रेकमेंड करते हैं विच इज ओमेगा 3। ओमेगा 3 भी कम क्वांटिटी में मिलता है। अगर ओमेगा 3 एक स्पेसिफिक टाइप EPA एंड DHA का ओमेगा 3 होता है। ओमेगा 3 के ओवरऑल हम 3 टाइप बोल सकते हैं, EPA, DHA एंड योर ALA। ये 3 ओमेगा 3 के फॉर्म्स होते हैं। अभी प्लांट बेस्ड डाइट में से हमें सिर्फ ALA फॉर्म मिलता है, लेकिन EPA एंड DHA जो मेनली फिश ऑयल्स वगैरह से मिलता है वो हमें ज्यादा प्लांट बेस्ड डाइट में से नहीं मिलता है। तो EPA और DHA का सप्लीमेंटेशन करना, वीगन ओमेगा 3 करके एक आता है, Amazon पे सर्च कर दोगे तो आपको कई सारे सप्लीमेंट्स मिल जाएंगे जो वीगन ओमेगा 3 बेचते हैं। तो दिस इज वन थिंग विच यू शुड आइडली सप्लीमेंट एज वेल, इसकी कमी नहीं होनी चाहिए। सो ये तो हो गया आपका प्लांट बेस्ड डाइट्स के बारे में। और कई चीजें आप जो हम प्लांट बेस्ड डाइट्स में बोल सकते हैं, एक तो है प्रोटीन। प्रोटीन की कमी भी होती है। ये तो वेजिटेरियंस का भी एक प्रॉब्लम है, सिर्फ वीगन वालों का नहीं, वेजिटेरियंस को भी प्रोटीन का बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर आप एनिमल बेस्ड सोर्सेज नहीं खाते हो, या अगर आप डेयरी भी लेते हो, डेयरी इज नॉट अ वेरी हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन। और जो डेयरी लेते भी है वो मेनली क्या अपने चाय में लेते हैं या कॉफी में लेते हैं। एक हाथ बार कभी मिठाई हो गई तो फिर उसमें से थोड़ा डेयरी आ जाएगा, लेकिन उसमें डेयरी कम और शुगर ज्यादा होता है। सो उसमें से भी आपको कुछ ज्यादा प्रोटीन मिलने नहीं वाला है। उसमें और अडल्ट्रेशन का कुछ मामला होगा तो फिर और भी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसमें से बहुत ही कम आपको प्रोटीन मिलेगा। तो फिर आप एक चीज क्या कर सकते हो, प्रोटीन के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ ओवरऑल आपका प्रोटीन कंजम्पशन इंक्रीज करना चाहिए। सो सिस्टमेटिकली प्लान करके कर सकते हैं। यस, यस, सिस्टमेटिकली आपका ओवरऑल प्रोटीन कंजम्पशन ज्यादा होना चाहिए, ताकि आपको प्रोटीन की डेफिशिएंसीज ना हो बाद में। और प्रोटीन के जो सोर्सेज है उनको भी बहुत एक वैरायटी देने की जरूरत है। प्रोटीन के सोर्सेज अगर आपके बहुत रिस्ट्रिक्टेड होंगे, जैसे कि कई लोगों का ये मानना है, अगर आप किसी भी फॉर एग्जांपल आई स्पीक टू माय मदर और मैं उनको बोलता हूँ कि आप तो प्रोटीन खाते ही नहीं हो, थोड़ा टोफू सोया कुछ खाया करो अपना रेगुलर बेसिस ताकि आपको प्रोटीन मिले। तो जब भी मैं ये बोलता हूँ उनका हमेशा एक ही रिस्पॉन्स होता है कि मैं दाल तो खाती हूँ। तो दाल तो मैं ऑलरेडी खा रही हूँ, तो फिर मुझे प्रोटीन की क्या जरूरत है। अभी जो हमारे घर में दाल बनती है वो बहुत पतली होती है, okay? और कई दूसरे घरों में और भी पतली होती है दाल। तो मतलब वो उसमें पानी कम और पानी ज्यादा और दाल कम होती है। तो अगर आप दाल ले भी रहे हो एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो एटलीस्ट आपको दाल को थोड़ा गाढ़ा रखने की जरूरत है, मेक इट अ लिटिल थिकर।
ताकि आपको दाल ज्यादा मिले उसमें रादर देन वाटर। लेकिन सिर्फ दाल खाने से आपका प्रोटीन इंटेक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि एक तो दाल भी एक बहुत हाई सोर्स नहीं है प्रोटीन का, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि दाल में आपको कार्बोहाइड्रेट भी बहुत मिलेंगे, तो एक लिमिट है आप कितना दाल खा सकते हो। एट सम पॉइंट आपको सोया वगैरह भी खाने की जरूरत पड़ सकती है। और ओवरऑल प्रोटीन की सोर्सेज में वैरायटी रखिए, ज्यादा वैरायटी अगर आप लोगे तो फिर आपको प्रोटीन के जो अमीनो एसिड्स होते हैं, अलग अलग अमीनो एसिड्स, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, तो ये 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपको डाइट से मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इनको हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्यों बोलते हैं? एसेंशियल मीनिंग ये आपको डाइट से ही लेने चाहिए, क्योंकि आपको आपकी बॉडी इसको बना नहीं सकती है। सो ये डाइट में से आपको ज्यादा अच्छी क्वांटिटी में मिल सकते हैं अगर आप करेक्ट सोर्सेस को चूज करें तो। Okay. So variety of protein sources will be very useful for plant-based diet. But then people also do keto diet. So keto is not restricted to plant-based or vegetarian diet. ये भी एक diet है, and also intermittent if we talk about. Intermittent is a fasting and eating window planning diet. तो इसके बारे में आप थोड़ा बताओगे? To start with keto. Yes, yes. Keto पहले समझ लेते कीटो डाइट एग्जैक्टली होता क्या है। कीटो डाइट इज अ डाइट जिसमें आप मेजरली फैट बेस्ड सोर्सेस के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। इसको प्लांट बेस्ड डाइट के साथ कंपेयर करोगे, प्लांट बेस्ड में कैसा था कि उसमें ये नहीं बताया जाता कि आप कार्ब्स, प्रोटीन या फैट पे ज्यादा फोकस करो, उसमें ये बताया जाता है कि आप प्लांट बेस्ड सोर्सेज पे फोकस कीजिए, एनिमल बेस्ड सोर्सेज को पूरी तरह से निकाल दीजिए। कीटो डाइट में ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। कीटो डाइट का रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप कार्ब्स को जितना हो सके उतना कम कीजिए और फैट को बढ़ाइए और प्रोटीन को भी बढ़ाइए। सो नेचुरली जब आप कीटो जाते हो, इसको प्लांट बेस्ड या वेजिटेरियन तरीके से फॉलो करना एक प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि आपके ऑप्शंस बहुत कम बचते हैं। फिर आप अगर कार्बोहाइड्रेट्स को निकाल देते हो, आपके पास बहुत कम ऑप्शंस बचते हैं। कार्बोहाइड्रेट बेस्ड फूड ग्रुप्स आप सोच लीजिए, सीरियल्स एंड मिलेट्स आउट, फ्रूट्स आउट, वेजिटेबल्स ठीक है थोड़े हद तक आप इंक्लूड कर सकते हो क्योंकि उसमें इतने भी ज्यादा कार्ब्स होते नहीं है। शुगर निकल गया, रूट वेजिटेबल्स निकल गए, आलू सब कुछ निकल गया। Onions you can still have in that case. But when it is fat dense, तो उससे कोलेस्ट्रॉल या फिर हार्ट डिजीजेस या ऐसे हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस नहीं है? डिपेंडिंग कि आप कौन से सोर्सेज खाते हैं। टिपिकली जो कीटो फॉलो करते हैं वो मेजरली एनिमल बेस्ड सोर्सेज के ऊपर फोकस करते हैं। अभी एनिमल बेस्ड सोर्सेज ऑफ फैट एंड प्रोटीन आपके पास कई ऑप्शंस है इसमें। एग्स हो गए, रेड मीट हो गया, पोल्ट्री हो गया, फिर आपके पास हाई फैट डेयरी ऑप्शंस, चीज एंड पनीर। पनीर एक बहुत पॉपुलर ऑप्शन है कीटो के बेसिस में। ओके, एंड उसके बाद नट्स एंड सीड्स भी हो गए। अभी ये जो मैंने सारे सोर्सेज आपको बताए हैं, इसमें से नट्स एंड सीड्स एक अकेला सोर्स है जिसमें अनसैचुरेटेड फैट, जो हम गुड फैट या हेल्दी फैट इसको बोल सकते हैं, क्योंकि रिसर्च में इसको एक ये मतलब एकदम ग्रीन जोन में है कि आप इसको, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको इतना ही खाना चाहिए। ओके, उसका एक्चुअली जो नंबर है कि उसको एटलीस्ट इतना खाना चाहिए। ओके, मेरा सैचुरेटेड फैट का है एट मोस्ट इतना खाना चाहिए। ओके, तो जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, सिंस दे आर ऑन द सेफर साइड, तो हम ये बोल सकते हैं कि उनको थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में आप इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन नट्स एंड सीड्स खा खा के कितना खाओगे आप? एक तो नट्स एंड सीड्स सस्ते नहीं होते हैं, they're expensive. You have, think of almonds, cashews and walnuts. All of these are typically, ये तीन हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब भी नट्स के बारे में बात करते हैं ये तीन दिमाग में आते हैं। Also raisins. Raisins, yes. Raisins को आप उसको नट्स में कंसिडर ही मत करो, वो तो हम उसको ड्राइड फ्रूट बोलेंगे। It's actually more of a sugar source than a But fat then source. it is eaten among the हाँ, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कीटो डाइट, लेकिन हम नहीं उसको कंसीडर करेंगे। ओके, सो आलमंड्स, कैश्यूज, वॉलनट्स, ये तीन अगर आप कंसीडर करोगे, इमीडिएटली लोगों का ऐसा वॉलेट हल्का हल्का फील होने लगता है जब भी आप इसको ज्यादा बाय करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है। तो अगर कोई राजी भी हो जाता है इनको खाने के लिए,
तो फिर इनको अवॉइड करना बहुत मुश्किल है। और नट्स एंड सीड्स कितना खाओगे? सीड्स में ऑफकोर्स हमारे ये भी आते हैं, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स एक्सेट्रा, लेकिन ये भी कितने खाओगे आप? But the Right. point is कि fat dense है तो भी health issues नहीं करता. So that is a good maybe a diet for people who are non-vegetarian. And So when I was saying the fat sources, nuts and seeds, there are unsaturated fat sources. ये ज्यादा quantity में खाओगे तो it's still going to be okay for you. Maybe not also, क्योंकि जनरली हम लोगों को देखते नहीं इतने nuts and seeds खाते हो कि दिन में 4 मुट्ठी बादाम खा लिए। Okay, so लेकिन कीटो डाइट में इतना खाना पड़ सकता है आपको। Okay, if you look at saturated fat sources, जो animal based sources है, इनमें आपको ज्यादा सैचुरेटेड फैट मिलेगा। उसको लिमिट करना पड़ेगा। हाँ, तो इसको लिमिट करना पड़ेगा, लेकिन इसको लिमिट करोगे तो फिर आपको नट्स एंड सीड्स ज्यादा खाने पड़ेंगे जो एक्सपेंसिव होते हैं। सो कीटो डाइट आपका इमीडिएटली उसका स्काई रॉकेट हो जाएगा आपका कॉस्ट। सो फॉर एनीबॉडी फॉलो कीटो डाइट, उसके लिए एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स खाना ज्यादा किफायती होगा। राइट, एग्स आप कंसीडर करो, 1 dozen eggs, I don't know what is the rate today, but I think 100 rupees. This is what I wanted to ask. No, हो सकते हैं विद सैचुरेटेड फैट, आपको हो सकते हैं। वही I wanted to ask. So फिर भी people keto diet करते हैं, looking at the risks and the damages involved. People don't know the risks unfortunately, right? तो अगर वो इतने एनिमल प्रोडक्ट्स खाएंगे तो फिर उनको डेफिनेटली हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस है इन द फ्यूचर। जैसे कि मैंने थोड़े जो क्लाइंट्स, सम ऑफ द क्लाइंट्स वो हैंडल जो बहुत सारा नॉनवेज फूड खाते हैं, तो उनका कभी कभी मुझे लिपिड प्रोफाइल ब्लड टेस्ट में एक होता है लिपिड प्रोफाइल करके, Right. जिसमें हम कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स ब्लड में कितना है वो मेजर करते हैं, तो उनका थोड़ा ज्यादा होता है। सो फिर उसको कम करने के लिए मैं उनका मीट इंटेक कम कर देता हूँ, एलिमिनेट नहीं करता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ कि मीट इंटेक थोड़ा कम कीजिए, स्पेशली आपके एग इंटेक जहां से आपको मेनली फैट ज्यादा मिल रहा है, that you can reduce a little bit to bring this profile under control, right? But there will be many people who, after maybe looking at this video, many people in the comment section on YouTube who might say कि नहीं, लेकिन मैंने फॉलो किया, मुझे तो कुछ हुआ नहीं। So again, I'm saying the average. There are obviously going to be exceptions. Okay, there are also exceptions of people who have smoked their entire lives, like, लेकिन वो कभी लंग से कुछ प्रॉब्लम हुए नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि स्मोकिंग इज सेफ। सिमिलरली देयर विल बी पीपल जिन्होंने ये किया है लेकिन उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सब लोगों के लिए सेफ हो जाए। ओके, तो मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आपको करना है तो आप ट्राई कर सकते हो। अगर कीटो डाइट करना है तो आप ट्राई कर सकते हो, ज्यादा एनिमल प्रोडक्ट्स इंक्लूड करके भी ट्राई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप आज से स्टार्ट करोगे कल हार्ट अटैक आ जाएगा। आपको थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़े टाइम बाद आपको पता चलेगा। और जनरली जो हार्ट प्रॉब्लम्स, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम होते हैं वो काफी सालों का खराब लाइफस्टाइल फॉलो करने के बाद आपको इश्यू आ जाता है, इमीडिएटली ऐसा होता नहीं। सो मेरा सिर्फ ये रिकमेंडेशन होता है कि अगर आप कर रहे हो फॉलो, ज्यादा एनिमल प्रोडक्ट्स खा रहे हो, तो सिर्फ आपके लिपिड प्रोफाइल पे थोड़ा ध्यान रखिए। एवरी 6 months आप एक ब्लड टेस्ट कीजिए और देखिए कि क्या आपका रेंज है। लेकिन इससे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहूंगा कि कीटो डाइट सस्टेनेबल है कि फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव। इंडियन पर्सपेक्टिव से देखा जाए, अभी आप डेली क्या खाते हैं? What do you eat on a regular basis? I'm a vegetarian. वेजिटेरियन। आप कौन सी फूड ग्रुप ज्यादा इस्तेमाल करते हो इसका? मैं I to eat a balanced diet. बैलेंस है। ओके, तो आपके डाइट में कार्ब्स ज्यादा है, प्रोटीन ज्यादा है कि फैट ज्यादा है? मेरे डाइट में सब कुछ प्रोपोर्शनेट है, प्रोपोर्शनल। जितना मैं ट्राई करती हूँ। ओके, कि सीरियल से भी कार्ब्स आ रहे हैं, दाल से भी आ रहा है, प्रोटीन आ रहा है, देन आई हैव माय सैलेड्स, जिससे एंड अगेन दाल से मुझे सॉल्युबल फाइबर्स भी मिल जाते हैं। तो वैसे करके मैंने एक बैलेंस डाइट रखा हुआ। आई वाज लुकिंग मोर फॉरवर्ड फॉर अ वेट लॉस डाइट, फैट लॉस, जो मैंने अचीव कर लिया एंड आई हैव केप्ट इट बैलेंस। ओके, ओके। हाँ, सो ग्रेट। तो आप बैलेंस फॉलो करते हो, दैट इज ग्रेट। अनफॉर्चुनेटली इन मोस्ट इंडियन हाउसहोल्ड्स, क्योंकि हम जॉइंट फैमिलीज या न्यूक्लियर फैमिलीज में भी रहते हैं, हर इंसान के डाइटरी हैबिट्स अलग रहते हैं। एंड
ऑन एन एवरेज लोगों को कार्ब्स ज्यादा पसंद है। तो आप एक रियल सिनारियो इमेजिन कर सकते हो कि लेट्स से कि आप एक 25 साल का लड़का या लड़की है जो डिसाइड कर लेता है कि मुझे कीटो डाइट फॉलो करना है, कुछ वीडियो देखिए आप, हाँ बराबर। इन्फ्लुएंस हो गए, नहीं कीटो डाइट सबसे बेस्ट है, मुझे फॉलो करना है, वो फॉलो करना स्टार्ट कर देते, इमीडिएटली एक प्रॉब्लम आ जाती है कि इसको इसके लिए खाना बनाएगा कौन, क्योंकि कीटो डाइट का जो आइटम्स होते हैं वो बहुत अलग होते हैं compared to what you eat on a regular basis. Regular standard Indian diet is चपाती सब्जी दाल राइस, राइट? लेकिन कीटो डाइट में सिर्फ सब्जी बच जाता है, दाल राइस निकल जाता है, चपाती निकल जाता है, सब्जी अकेला कौन खाएगा? तो फिर और उसमें आपको प्रोटीन या फैट के सोर्सेज भी ज्यादा इंक्रीज करने पड़ते हैं। तो जैसे कीटो के स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स भी आते हैं, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि आपका आलमंड फ्लावर आता है, कोकोनट फ्लावर आता है, कीटो का आटा आता है, जिसमें बेसिकली आप क्या करते हो, अलग अलग फाइबर्स का इस्तेमाल करके और अलग अलग नट्स एंड सीड्स का इस्तेमाल करके उसका आटा बनता है, और फिर उस आटे से आप चपाती वगैरह बना सकते हैं। लेकिन वो आटा मतलब आपके नॉर्मल आटा से ऑलमोस्ट 5 गुना ज्यादा एक्सपेंसिव रहता है। तो फिर अगेन क्वेश्चन कम्स की हु विल बाय दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस, बाय करने के बाद इसको बनाएगा कौन रेगुलर बेसिस? सो द पॉइंट इज कि इसको रेगुलर इंडियन हाउस होल्ड में फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर इंसान का खाना एक ही आदमी बनाता है, कुक होगा तो 2 आदमी, लेकिन सबके लिए एक ही आइटम बनता है फॉर द मोस्ट पार्ट। तो अगर एक आदमी का डाइट अचानक से एकदम अलग हो जाता है, पोलर ऑपोजिट, कि फैमिली मेंबर्स कार्ब्स पे कार्ब्स खाए जा रहे हैं और आपका एक बंदा है फैमिली में जो फैट पे फैट खाए जा रहा है, तो then it does not match up, can lead to a lot of conflict, which is why most people are not able to continue keto diet on a regular basis for a long period. वेस्ट में काम करता है बिकॉज उनका जो आप डाइट देखोगे उनके प्लेट के सेंटर में ही मीट होता है। अगेन आई एम नॉट जनरलाइजिंग, लेकिन मेनी वेस्टर्न डाइट्स दैट यू माइट हैव सीन, उसके सेंटर में मीट प्लेस्ड होता है, ओके, और उनमें वहां पे मीट कंजम्पशन ज्यादा हैवी भी है। तो जो हमारे इधर बोलते हैं नॉन वेजिटेरियंस, आई मीन आवर नॉन वेजिटेरियंस आर नॉट एज नॉन वेजिटेरियन एज वेस्टर्न नॉन वेजिटेरियंस। हमारे इधर मीट कंजम्पशन स्टिल कंपैरेटिवली कम है इफ यू कंपेयर ओवर देयर, which is why keto diet can become unsustainable in an Indian context. So to round up my answer, 2 चीजें हमने बात की है। एक तो है कि कीटो डाइट में सैचुरेटेड फैट अगर ज्यादा हो गया तो फिर वो एक प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन कीटो डाइट में सैचुरेटेड फैट ज्यादा रखना ही ज्यादा किफायती होता है। सो उसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म में इश्यूज हो सकते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट वाज दैट सस्टेनेबल नहीं है इन द लॉन्ग रन इन एन इंडियन सेटअप। So एक जनरल क्वेश्चन है कि जिम और डाइट विच वन इज बेटर, क्या करना चाहिए? ओके, तो इस जनरल क्वेश्चन का एक जनरल आंसर भी होता है, दैट्स यूजुअली 70% जिम, 70% डाइट एंड 30% जिम और 30% वर्कआउट इन जनरल बोलते हैं, व्हिच इज टू सम एक्सटेंट ट्रू। मतलब हम ये नहीं बोल सकते स्पेसिफिकली 70-30 स्ट्रिक्ट है, कैन बी 60-40, कैन बी 80-20 आल्सो, डिपेंडिंग कि आपका गोल क्या है लाइफ में। लेकिन एक चीज तो जरूर है कि डाइट सीम्स टू बी ओवरऑल मोर इम्पोर्टेंट देन द वर्कआउट। इनफैक्ट जब भी मैं कभी क्लासेस लेता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आपने न्यूट्रिशन का अगर चूज किया है तो ये एक बहुत अच्छा फील्ड है आपके लिए, क्योंकि वर्कआउट की नॉलेज के बिना आप एक क्लाइंट को मदद कर सकते हो, लेकिन अगर आप जैसे एक पर्सनल ट्रेनर हो और आपको डाइट का ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो फिर आप क्लाइंट का सिर्फ दिन का 1 या 2 घंटा कंट्रोल करते हो। बराबर। वर्कआउट आप कितना देर करते हो? आप सिर्फ 1 या 1.5 घंटा, मैक्स टू मैक्स 1.5 घंटा आप करते हो, अगर आपको उतना भी फ्री टाइम रहा तो। लेकिन डाइट अगर आप देखो, न्यूट्रिशन देखो, तो वो एक 24 आवर जॉब है आपके लिए। तो 24 आवर नहीं, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कंसीडर करो तो 8 आवर्स, ओके, तो 8 to 16 आवर्स व्हाटएवर यू वांट टू टेक, लेकिन वर्कआउट से ज्यादा टाइम आप डाइट ही करते हो, न्यूट्रिशन ही फॉलो करते हो। सो ऑब्वियसली आपका न्यूट्रिशन का इम्पैक्ट आपके हेल्थ के ऊपर ज्यादा होगा कंपेयर टू वर्कआउट। मैं इसका ये मतलब नहीं कि वर्कआउट नहीं करना चाहिए, आइडियली दोनों करना चाहिए, क्योंकि दोनों के भी बहुत सारे इम्पैक्ट्स आपको मिलेंगे दोनों करने से, ओके। लेकिन अगर आपके पास टाइम बहुत कम है या आपके पास वर्कआउट करने का मोटिवेशन बहुत कम है, तो मैं जनरली क्लाइंट्स को रेकमेंड करता हूँ कि पहले
डाइट के ऊपर फोकस करो, क्योंकि उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। वर्कआउट अच्छा करोगे लेकिन न्यूट्रिशन फॉलो नहीं करोगे तो आप एक्चुअली आपकी बॉडी को और ज्यादा हार्म भी कर सकते हो। वर्कआउट करोगे नो न्यूट्रिशन, यू कैन एक्चुअली एंड अप गेटिंग इंजर्ड, रिकवरी खराब है, इंजरी ज्यादा हो सकती है, फिर अगले दिन वर्कआउट जाके आपकी बॉडी फिर से बार बार सोने से आपको फिर महसूस होगा, तो फिर वर्कआउट भी ज्यादा देर आप नहीं करोगे। सो कैलोरी डेफिसिट एक कॉन्सेप्ट है कि जब डाइट करते हैं या वेट लॉस करना होता है या फैट लॉस करना है तो पहले इंसान को कैलोरी डेफिसिट में जाना है। कैन यू एक्सप्लेन कैलोरी डेफिसिट क्या है और कितना कैलोरी डेफिसिट किया तो उनका वजन कितना कम होगा? कैलोरी डेफिसिट रेफर्स टू दी कॉन्सेप्ट जब आपका कैलोरी कंजम्पशन आपके कैलोरी एक्सपेंडिचर से कम हो, मतलब आप ज्यादा कैलोरीज बर्न कर रहे हो कंपेयर टू आप कितने खा रहे हो। सिंपल एग्जांपल, इन जनरल पॉपुलेशन ऑन एवरेज 2000 कैलोरीज दिन में बर्न करता है, और अगर वो 2000 कैलोरीज दिन में खाता भी है तो इसका मतलब है कि इन एंड आउट सेम है, तो देयरफॉर वेट ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा, वही पे। लेकिन अगर आप कैलोरी डेफिसिट करते हो, जैसे 2000 की जगह पे आप खाते हो 1700 कैलोरीज, 1700 कैलोरीज, तो फिर उसका इम्पैक्ट ये होगा कि आपका वेट लॉस होगा विद टाइम। जितना डेफिसिट आपका ज्यादा होगा उतना वेट लॉस आपका ज्यादा होगा। एज अ जनरल रूल हम कंसिडर कर सकते हैं कि हर 7700 कैलोरी डेफिसिट के लिए आपका 1 केजी फैट लॉस होना चाहिए। फॉर एवरी 7700 कैलोरीज आपका 1 केजी फैट लॉस होना चाहिए। तो अगर आपको 10 केजी फैट लॉस करना है तो मतलब उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करो, 7700 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो आपका 77,000 कैलोरी डेफिसिट टोटल होगा। तो इसके बेसिस पे फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको डेली कितना कैलोरी डेफिसिट की जरूरत है। 77,000 कैलोरीज आपका टोटल डेफिसिट होगा, फिर उसको आप डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज, कितने दिन में आपको उतना अचीव करना है। जैसे आपको 90 दिनों में अचीव करना है तो 77,000 डिवाइडेड बाय 90, जितना भी आंसर आता है। बट एज अ जनरल रूल, इफ यू वांट टू गेट एन आइडिया कि आपको कितना वेट लॉस करना चाहिए, कितना हेल्दी है, इंस्टीट्यूट्स एंड रिसर्च पेपर्स रेकमेंड कि आपको हफ्ते में आधे से 1 किलो से ऊपर नहीं वेट लॉस करना चाहिए। लेकिन ऑफकोर्स उससे ज्यादा भी हो सकता है, अगर आप उससे ज्यादा सस्टेन कर सकते हो, आपके डाइट में आप अच्छी तरह से आपके सारे न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहे हो तो फिर 1 किलो के ऊपर भी जा सकता है। बट जनरली हाफ टू 1 केजी के बीच में ही एक सेफ सस्टेनेबल आप कंसिडर करते हो। अभी किसी when we are जब भी कोई कैलोरी डेफिसिट के बारे में सोच रहा है या फिर अपना एक हेल्दी ईटिंग हैबिट्स बना रहा है तो इसमें प्रोसेस फूड की जैसे हमने बात कर ली, अब पैकेज फूड्स आते हैं। पैकेज फूड में अगर वो अपने लिए कुछ खरीदना चाहता है कि अगर उसने मानो कोई सोचा कि ये सोया स्टिक्स है या सोया चंक्स है, ये मेरे लिए हेल्दी है, मैं इसको अपनी डाइट में ले लेता हूँ, तो फूड लेबल्स उसमें कैसा रोल प्ले करेंगे कि वो सच में कितना हेल्दी होगा, वो कैसे पता करें उसके बारे में? ओके, फूड लेबल्स आपको एक फूड की सच्चाई बताता है। तो फूड लेबल्स के साथ एक और सेक्शन आपको यूज करने की जरूरत है जिसको हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट लिस्ट। ओके, फूड लेबल्स एंड इंग्रेडिएंट लिस्ट दोनों की यूज करने की जरूरत है। फूड लेबल्स के बहुत अलग अलग सेक्शंस होते हैं, इस सब सेक्शंस को हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत लंबा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन मेन सेक्शंस को हम डेफिनेटली देख सकते हैं, बेनिफिट आ जाए उससे। हाँ, एक तो आपको देखना चाहिए कि उसमें कैलोरीज कितने हैं। ओके, मतलब आपको अगर एक अंदाज लग गया कि मुझे इतने कैलोरीज दिन में खाने हैं, ये लेबल बता रहे कि इसके इस सर्विंग में इतने कैलोरीज है, तो आपको एक अंदाज आ जाएगा कि आपका डेली कितना कैलोरी रिक्वायरमेंट इस आइटम से कवर होने वाला है। फिर आपको ये भी देखना चाहिए कि उसके साथ साथ आपका सर्विंग साइज कितना है, कौन से सर्विंग साइज में कितने कैलोरी हो। सबसे टिपिकल सर्विंग साइज जो होता है कि 100 ग्राम का आपको सर्विंग साइज दे देते हैं और उसका आपको कैलोरी बताया जाता है। लेकिन हर फूड लेबल में अलग अलग सर्विंग साइज दिया जाता है, तो आप चेक कीजिए कि कितने सर्विंग साइज में कितने कैलोरीज है। उसके बाद आपको देखने की जरूरत है कि उसके साथ साथ उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स आपको लिमिट करने हैं। तो जनरली आपको कोलेस्ट्रॉल, सोडियम, सैचुरेटेड फैट, एडेड शुगर, इन 4 न्यूट्रिएंट्स को आपको लिमिट करने की जरूरत है। ओके, एंड ट्रांस फैट ऑल्सो 5।
5 न्यूट्रिएंट्स को आपको लिमिट करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप ये ज्यादा खाओगे तो फिर आपको फिर से कोई कार्डियोवास्कुलर या मेटाबॉलिक डिजीजेस होने के चांसेस है, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज वगैरह होने के चांसेस आपको हो सकते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो आपको फूड लेवल पे ये चेक करने की जरूरत है कि ये न्यूट्रिएंट्स कितनी मात्रा में मौजूद हैं। एंड अलोंग विद दैट आप ये भी देख सकते हो कि न्यूट्रिएंट्स टू मैक्सिमाइज, कौन से न्यूट्रिएंट्स आपको ज्यादा खाने की जरूरत है। okay? जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, अनसैचुरेटेड फैट, प्रोटीन, फाइबर, ये सारे आपको ज्यादा मात्रा में जरूरत है। तो इनको भी आपको चेक करना चाहिए न्यूट्रिशन लेवल में कितने हैं। अगर एक न्यूट्रिशन लेवल में न्यूट्रिएंट्स टू लिमिट ज्यादा है एंड न्यूट्रिएंट्स टू मैक्सिमाइज कम है, तो इसका मतलब है कि वो आपके डाइट को ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है। लेकिन अगर उल्टा है तो फिर वो आपके डाइट में ज्यादा वैल्यू ऐड कर रहा है। और कोई चीज हमारे लिए हेल्दी है अनहेल्दी है वो भी हम सब लेवल से पता कर सकते हैं। यस, टू ग्रेट एक्सटेंट। अगर क्या? न्यूट्रिएंट्स टू लिमिट ज्यादा है, सैचुरेटेड फैट ज्यादा है, ट्रांस फैट ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि उसका ओवरऑल आपके हेल्थ पे अच्छा इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। क्या हम कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं अगर आप यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दैट? यस, डेफिनेटली। सो ये है कुछ पॉपुलर प्रोडक्ट्स जो कि इजीली अवेलेबल है हर जगह पे, और इसी के आज हम फूड लेबल्स के को देखते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट, जो मेरा फेवरेट एग्जांपल एक्चुअली। लेट्स स्टार्ट विद सोया स्टिक्स। तो सोया स्टिक्स यहाँ पे लिखा गया है। सोया स्टिक्स, तो आपको इसको देखने के ऊपर क्या लगता है कि इसमें एग्जैक्टली कौन सा इंग्रेडिएंट सबसे ज्यादा होगा? तो ऑब्वियस है कि सोया स्टिक्स लिखा है तो आपको लगेगा कि इसमें सोया ऑब्वियसली सोया ज्यादा होगा, तो ये सोया से ही बना होगा, सोया का आटा, सोया चंक्स, कुछ तो इसमें ज्यादा होगा। नाउ लेट्स से कि आप न्यूट्रिशन लेवल और इंग्रेडिएंट लिस्ट से कैसे इसको डिकोड कर सकते हो। अभी इसमें आप देख सकते हो कि इसमें फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज एक्चुअली रिटन एज टैपियोका स्टार्च। ओके, कैमरा में दिखेगा कि नहीं? सो इसमें लिखा है टैपियोका स्टार्च। सो टैपियोका स्टार्च इज बेसिकली आपका साबूदाना का पाउडर, आप कंसीडर कर सकते हो। इंग्रेडिएंट्स को आप कैसे एक्चुअली डिकोड कर सकते हो? इंग्रेडिएंट जो लिस्ट होता है, इंग्रेडिएंट लिस्ट लिखा होता है इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मीनिंग सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी जो इंग्रेडिएंट होती है वो हमेशा फर्स्ट लिखा होता है और लोवेस्ट क्वांटिटी लास्ट आता है। okay, तो अगर टैपियोका स्टार्च सबसे हाई क्वांटिटी है, फर्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें लिखा गया है, इसका मतलब है कि इसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी टैपियोका स्टार्च की है। सो यू माइट से चलो फर्स्ट इंग्रेडिएंट टैपियोका स्टार्च है, सेकंड इंग्रेडिएंट फिर सोया का फ्लावर होना चाहिए, ऑब्वियसली, बट नो, सेकंड इंग्रेडिएंट इज पाम ऑयल। ओके मतलब टैपियोका फर्स्ट है, पाम ऑयल सेकंड है, एंड थर्ड इज सोया फ्लावर। अभी आप बोलोगे चलो सोया फ्लावर थर्ड है तो इट्स स्टिल नॉट बैड, आया तो एटलीस्ट थर्ड पोजीशन पे। बट अगर आप देखो कि यहाँ पे परसेंटेज पे दिया गया है, सोया फ्लावर इज 9%, ओनली 9%। ओनली 9% इज देयर इन दिस पर्टिकुलर सोया स्टिक्स। तो इसका मतलब है कि अगर आप इमेजिन कीजिए कि अगर आप आटा की रोटी बना रहे हो और उसमें कुछ ऐसा मल्टीग्रेन डाल रहे हो कि आपने रागी का आटा उसमें डाल दिया 1 चम्मच, हाँ। तो आप उसको लेबल कर रहे हो कि रागी की रोटी बना, बराबर। लेकिन है तो वो गेहूं की रोटी है ना फाइनली, क्योंकि 90% उसमें गेहूं है। बिल्कुल तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम यही बोल सकते हैं कि ये तो एक्चुअली एक साबूदाना स्टिक्स हो गई फिर। बिल्कुल, और ये तो सोया तो इसका फ्लेवर हुआ। हाँ, सोया फ्लेवर्ड स्टिक्स है। अगर आप 90% सोया फ्लावर से ये स्टिक्स बनाओगे तो शायद ये इतने टेस्टी होंगे भी। तो इनफैक्ट मैंने कई बार इनको खाया है, सोचिए कि ये सोया स्टिक्स है तो एटलीस्ट हाई प्रोटीन होंगे, तो इसमें प्रोटीन भी मिलेगा, ये टेस्टी भी है, तो टेस्टी भी और हेल्दी भी, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी इज अ लिटिल मोर बिटर। ओके, तो ये होगा एक एग्जांपल। इसके आप न्यूट्रिशन लेवल को भी देख सकते हो। न्यूट्रिशन लेवल में आप देख सकते हो कि 100 ग्राम में इसमें 560 कैलोरीज है। ठीक, तो अगर आप एक 2000 कैलोरी का डाइट कंसीडर करते हो, 2000 कैलोरीज के इसमें 500 कैलोरीज अगर आपको इसमें से मिल रहे हैं, 500 से भी ज्यादा है एक्चुअली, तो इसका मतलब है कि आपका 25% कैलोरी तो यही पे खत्म हो गया, और लोग एक सिटिंग में 100 ग्राम से डेफिनेटली ऊपर भी खा सकते हैं। ओके, इसमें सोशल ओकेजन होगा तो आप सोचेंगे सोया स्टिक से प्रोटीन ज्यादा होगा। इसमें प्रोटीन मात्रा 7.5 ग्राम, 100 ग्राम। एक्चुअल सोया के साथ कंपेयर करोगे, सोया चंक्स अगर आप देखोगे, सोया चंक्स में 50% प्रोटीन होता है, 49% टू बी प्रिसाइज। तो आप 100 ग्राम सोया चंक्स में आपको 50 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। 50 ग्राम कहाँ पे और 7.5 ग्राम। ओके, और इसमें आप देख सकते हो इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज्यादा है। कार्बोहाइड्रेट फॉलोड बाय फैट, 45 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, मतलब 100 ग्राम में 45% कार्बोहाइड्रेट ही है। ओके, और उसके साथ आप देख सकते हो टोटल फैट 38 ग्राम है, मतलब 45% फैट हो, 45% कार्ब्स हो गया और 38% फैट हो गया। ओके, तो इसका मतलब है कि आपका 80% तो यहीं पे चला गया।
ओके, तो इसी वजह से आपके पास सिर्फ 7% प्रोटीन बचता है. इसीलिए ये सोया फ्लेवर स्टिक्स. Yes, soya flavored sticks and very high in sodium, 629 milligrams of sodium you are getting. दिन में आपको आइडियली 2500 से ज्यादा 2500 मिलीग्राम से ज्यादा सोडियम नहीं खाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मेनी रिकमेंडेशंस. इसी में 620 इसमें 629 आ गया. एंड फाइबर इज वेरी ओनली 5 ग्राम फाइबर इज. So it has more of nutrients which you want to limit or avoid and less of nutrients which you want to take more of. Okay, पोटेशियम का तो कोई नाम ही नहीं है इसमें. Okay, ठीक है, तो ये एक प्रोडक्ट हो गया. आगे हम देख सकते हैं अबाउट अनदर पॉपुलर स्नैक आइटम विच इज आलू भुजिया सेव. अभी आलू भुजिया सेव में आपको लगेगा कि अगेन फर्स्ट नेम आलू है तो इसमें आलू का ज्यादा इंग्रेडिएंट होना चाहिए. इसके इंग्रेडिएंट्स अगर आप देखोगे, फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज एक्चुअली पोटैटो. पोटैटो है, इनफैक्ट पोटैटो का आटा है. लेकिन पोटैटो दे विल ईदर यूज पोटैटो और पोटैटो फ्लैप बिकॉज़ ऑब्वियसली आलू से ये नहीं बन सकता डायरेक्टली. एंड यू कैन इवन सी पोटैटो फ्लेक्स, पोटैटो स्टार्च. सो यस, दैट इज डेफिनेटली देयर ओवर हियर. लेकिन सेकंड इंग्रेडिएंट यहाँ पे फिर से पाम ऑयल आता है. भी बहुत हाई. हाँ, तो ऑब्वियसली इसमें फैट ज्यादा है. अगर आप न्यूट्रिशन लेवल देखोगे, न्यूट्रिशन लेवल फॉर एवरी 100 ग्राम्स देयर इज 37 ग्राम्स ऑफ फैट. अगेन ऑलमोस्ट सोया स्टिक्स जितना ही है. आप 100 ग्राम आपके घर का खाना इमेजिन कीजिए, उसमें 37 ग्राम आपके दिन का भी फैट नहीं होता है. इन वन डे योर फैमिली आल्सो माइट नॉट कंज्यूम 37 ग्राम्स ऑफ फैट. तो आप इमेजिन कर सकते हैं एक सिटिंग में आप कितना खाते हैं. ओके, अभी ठीक है, ऑब्वियसली हम से कि इसको खाना बिल्कुल नहीं चाहिए. मॉडरेशन में फिर भी आप खा सकते हो, बट यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ पीपल जो इसको डेली खाते हैं. ओके, तो उनके केस में आप फिर इमेजिन कर सकते हैं कि इसके वजह से प्रॉब्लम क्यों होता है इन द फ्यूचर. राइट, इसमें सैचुरेटेड फैट भी ज्यादा है. 16.4 ग्राम्स ऑफ सैचुरेटेड फैट आपको इसमें से मिल रहा है. एंड कैलोरीज अगेन इतना ही 564. इसमें 564, इसमें 564 ही है. तो जनरली जंक फूड अगर आप देखोगे उसमें 500 से ऊपर ही कैलोरीज होता है. 400-500 कैलोरीज के ऊपर होता है पर 100 ग्राम्स ओवर हियर. ठीक है, देन लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जांपल. Okay, so next example is cornflakes. Okay, cornflakes here it is saying real almond and honey. तो ये बता रहे हैं कि cornflakes के साथ इसमें almond और honey भी है, real almonds and honey. And again they're saying energy from real almonds. I don't know why इतना real almonds के ऊपर वो फोकस डाल रहे हैं. They're really trying to make you believe इसमें almonds बहुत है. चलो एक बार इसका न्यूट्रिशन लेवल देखते हैं कि क्या बता रहे हैं. न्यूट्रिशन लेवल हमें बता रहे हैं कि इंग्रेडिएंट्स में फर्स्ट इंग्रेडिएंट कॉर्न ग्रिट्स है, which is okay considering कि ये कॉर्नफ्लेक्स है तो कॉर्न ही फर्स्ट इंग्रेडिएंट होना चाहिए, which is good. सेकंड इंग्रेडिएंट इज शुगर. ओके, तो सेकंड इंग्रेडिएंट इज शुगर which means कि इसमें आपको ये बार-बार आलमंड 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 बोल रहे हैं लेकिन आपको शुगर सेकंड इंग्रेडिएंट मिलता है. ओके, कितना शुगर एग्जैक्टली हम देख सकते हैं पर सर्विंग ओवर हियर पर 100 ग्राम्स. हम देख सकते हैं इसमें अप्रोक्सीमेटली जस्ट ट्राइंग टू सी एडेड शुगर इज 28.5, मतलब 29% शुगर है ये. ओके, हर फॉर एवरी, चाहे वो आप 1 ग्राम लो चाहे वो आप 100 ग्राम लो, आपको 29% बाय वेट शुगर ही मिलेगा इसमें. ओके, टोटल शुगर्स में अलग बढ़ जाएगा बिकॉज़ ऑफ वीक हनी. यस, टोटल शुगर इज 30 ग्राम्स एंड एडेड शुगर इज 29 ग्राम्स. तो उसमें शायद आपको थोड़ा बहुत हनी से मिल रहा है, बट आप अगर देखोगे इसमें इंग्रेडिएंट्स में आप देख सकते हो हनी इज ओनली 1.7% बाय. तो ये जो मिठास आपको आ रही है वो मेनली शुगर की वजह से आ रही है. सो हाँ, हनी तो रियल हनी ही डाला है लेकिन कितना डाला है वो नहीं बताया है फ्रंट लेवल पे. सो फ्रंट लेवल पे वो आपको बोलेंगे कि इसमें रियल हनी है तो आप सोचेंगे कि चलो इसमें एटलीस्ट 20 ग्राम हनी होगा, लेकिन नहीं, वो सिर्फ 1.7% ही हनी है. यू कैन सी कि कोई फ्लेवरिंग एजेंट्स है इसमें. आयोडाइज सॉल्ट है, डेक्सट्रोस है, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स, नेचर आइडेंटिकल फ्लेवर्स है. तो हाँ, डेफिनेटली इसमें हनी का फ्लेवर हो सकता है चाहे ताकि उसको हनी की और ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्ट आए और आप एज अ कंज्यूमर बिलीव करो कि इसमें और भी ज्यादा हनी है. ओके, लेकिन एक्चुअली में सिर्फ 1.7 ही, इसलिए आपको नेचुरल शुगर दिख रहा है. नेचुरल शुगर आपको सिर्फ 1 ग्राम ही उसमें से मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ बाकी 30 ग्राम की और या 29 grams is your added sugar. टोटल शुगर इज 30 grams जिसमें शायद 1 ग्राम ही नेचुरल शुगर है. बाकी टोटल कार्बोहाइड्रेट्स आपको 83 ग्राम्स मिल रहा है. सो 83% बाय वेट दिस इज ओनली कार्बोहाइड्रेट्स. प्रोटीन अगर आप देखोगे only 6.5 grams of protein. So it's a very sugary breakfast that you're getting over here. And almonds की अगर आप बात करें, almonds another ingredient which we have not talked about. Sliced almonds at 7.5% by weight. Okay, that's the third ingredient. Again बहुत कम है almonds इसमें. इसमें almonds आप अगर 2% भी बढ़ा दो इसका प्राइस immediately shoot up हो जाएगा because it's an expensive commodity. And यहाँ पे बोल रहे हैं 15% extra. What exactly extra you're getting I don't know. Maybe 15% more sugar you're getting as a result of extra. Okay, so yeah, this is the reality of this particular product. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे आप न्यूट्रिशन लेवल और इंग्रेडिएंट लिस्ट को कंबाइन करके काफी सारे डिसीजंस ले सकते हो.
इस प्रोडक्ट के बारे में एक अच्छी चीज है तो कि उन्होंने एटलीस्ट थोड़ा सा फोर्टिफिकेशन शायद इसमें किया है, क्योंकि उन्होंने थोड़े विटामिन का भी इसमें जिक्र किया है, जैसे कि विटामिन सी है, काफी बी विटामिन है, फिर आयरन और कैल्शियम भी थोड़ा इसमें उन्होंने ऐड किया हुआ है। दैट इज वन एडवांटेज ऑफ इट, बट इट स्टिल डजंट जस्टिफाई कि मुझे ये क्यों डेली ब्रेकफास्ट में खाना चाहिए। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दीज फ्रूट एंड नट कुकीज। फ्रूट एंड नट कुकीज में अगेन फ्रूट एंड नट इज फ्रंट एंड सेंटर। इनका यूएसपी है कि हमारे इसमें फ्रूट्स एंड नट्स है, तो आप सोचोगे फ्रूट्स एंड नट्स होने की वजह से ज्यादा हेल्दी होगा। फिर लेट्स सी कि इसका एक्चुअल में रियलिटी क्या है। इसमें आप देख सकते हो कि फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज मैदा। पहला इंग्रेडिएंट मैदा है, तो इसमें वैसे भी उन्होंने क्लेम नहीं किया कि आटा से बना है, सो वी कांट ब्लेम देम फॉर दैट। सेकंड इंग्रेडिएंट अगेन शुगर। तो अगेन शुगर इज द मेजर इंग्रेडिएंट ओवर हियर। न्यूट्रिशन लेवल के साथ कोरिलेट करें तो हम देख सकते हैं इसमें 100 ग्राम्स में 22 ग्राम्स ऑफ शुगर है। ओके, लेसर देन आई एक्चुअली थॉट इट विल। फिर थर्ड इंग्रेडिएंट आप देख सकते हो इज अगेन पाम ऑयल। तो ऑलमोस्ट इन एवरीथिंग आप देख सकते हो जहां पे भी ऑयल है, ऑयल सेकंड या थर्ड इंग्रेडिएंट आता है। इसी की वजह से always majorly palm oil, which is not a healthy version. हाँ, सो एक्चुअली विद पाम ऑयल द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि हम उसको एक्चुअली अनहेल्दी नहीं बोल सकते हैं। पाम ऑयल के साथ ये अनहेल्दी जोड़ा इसलिए गया है क्योंकि पाम ऑयल एक्चुअली बहुत सस्ता है। पाम ऑयल इज वेरी चीप टू मेक, चीप टू अक्वायर, और वो बहुत लार्ज स्केल में बनता है, इसलिए वो काफी सारी जगहों में यूज होता है। वैसे देखा जाए तो पाम ऑयल एक्चुअली 50% सैचुरेटेड फैट एंड 50% अनसैचुरेटेड फैट है। और इसको कोकोनट ऑयल के साथ कंपेयर करें, कोकोनट ऑयल इज एक्चुअली इवन मोर सैचुरेटेड, 90% सैचुरेटेड फैट है। सैचुरेटेड फैट जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, एक ऐसा फैट है जो हमें आइडियली लिमिट करना चाहिए। तो पाम ऑयल में 50% ही सैचुरेटेड फैट, लेकिन उसको अनहेल्दी का वो नाम इसलिए पड़ गया है क्योंकि वो अनहेल्दी आइटम्स में ही ज्यादा यूज होता है। Okay. क्योंकि वो सस्ता होता है एक्वायर करने के लिए, तो फिर वो इन आइटम्स में ज्यादा डाला जाता है। इसी की जगह पे अगर वो सनफ्लावर ऑयल या किसी और ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो उनको ज्यादा एक्सपेंसिव भी पड़ेगा। So because of that, palm oil actually gets that unhealthy tag. Okay. Still, there are still healthier oils to use besides this, but palm oil is the one which is used the most. फिर आप देख सकते हैं इसमें ड्राई फ्रूट्स 8% है, 8%। So only 8%, not a lot। कौन से ड्राई फ्रूट्स है यहाँ पे उन्होंने यूज किया? ब्लैक करंट, पपाया। लेकिन पपाया में भी उन्होंने बताया पपाया इज एक्चुअली मेड फ्रॉम पपाया क्यूब्स, जिसके साथ शुगर फिर से आता है। तो पपाया क्यूब्स में फिर से शुगर ऐड किया है, तो यहाँ पे फिर से शुगर इन्होंने इंक्लूड किया। ओके, सो इट्स नॉट इवन नेचुरल फॉर पपाया व्हिच इज ड्राई। दिस इज जस्ट पपाया क्यूब्स जो शुगर कोटेड है। ओके, फिर नट्स ओनली 4%। ओके, नट्स ओनली 4%। हाँ, तो दोनों प्रोडक्ट्स, वहां पे जो आपने कॉर्नफ्लेक्स देखा उसमें भी सिंगल डिजिट में था, इसमें भी सिंगल डिजिट में ही है। कौन से नट्स यूज किए? कैश्यू एंड आलमंड। ओके, सो कैश्यू एंड आलमंड, एंड फिर बटर यूज किया है उन्होंने। सो एक्चुअली यहाँ पे जो टेस्ट है वो भी मेनली उन्होंने पाम ऑयल से लिया है। दे हैव नॉट यूज्ड अ लॉट ऑफ बटर इन दिस, बट बटर इज आल्सो देयर एज अ सोर्स। अगेन लिक्विड ग्लूकोज, Oh, again sugar. बटर के बाद फिर से लिक्विड ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज इज एन इवन सिंपलर फॉर्म ऑफ शुगर। शुगर इज एक्चुअली ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, लेकिन ये जो लिक्विड ग्लूकोज है वो सिर्फ ग्लूकोज है। अगेन उसके बाद उन्होंने डेट सिरप ऐड किया। सो यू कैन सी देयर आर, पहले शुगर आया, फिर पपाया क्यूब्स में फिर से शुगर आया, फिर उन्होंने लिक्विड ग्लूकोज फिर से डाला, थर्ड इंस्टेंस, एंड फोर्थ अगेन दे हैव एडेड डेट सिरप व्हिच इज नेचुरल शुगर बट नॉनदलेस स्वीटनिंग इट इवन फर्दर। तो मीठा कर करके इतना मीठा उन्होंने बना दिया है कि आप उसके ऊपर एडिक्ट हो जाओगे। लेकिन आप क्या सोचते हैं? नहीं, इसमें Fruits are not. नट्स एंड फ्रूट्स है, तो हेल्दी होगा फिर हमारे लिए। Right. And some spices, clove and nutmeg they have used over it. Anything else to observe in this with regards to ingredients? No. Yeah. Now, finally, we can look at fruit juice. Now, this brand claims that there is a real fruit inside this. Okay, let's see whether it is actually real or not. This is cranberry fruit juice, which is saying it is rich in vitamin C. Let's see if it is true or not. अभी आप देख सकते हो कि इसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे गए हैं। फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज थैंकफुली वाटर एंड नॉट शुगर। एटलीस्ट पहले इंग्रेडिएंट में शुगर नहीं है, सो वाटर इज फर्स्ट। उसके बाद ज्यादा पानी है सब। हाँ, सबसे ज्यादा पानी है, विच इज ओके, बेटर देन शुगर बीइंग द फर्स्ट। उसके बाद आता है शुगर, सेकंड इंग्रेडिएंट। देन वी हैव क्रैनबेरी जूस कॉन्सेंट्रेट व्हिच इज ओनली 2%। Oh my god. So cranberry flavored हाँ. water, sugary water. Yes, cranberry flavored sugary water. So it is cranberry juice concentrate. मतलब concentrate की वजह से बहुत उसका flavor strong हो रहा है। Acidity regulator is there, antioxidants are there, and again flavoring is there. Okay, so cranberry juice concentrate is where again it is not even natural cranberries from which this is made from. Okay, so cranberry juice concentrate is definitely made from cranberries only, but it is again not natural cranberry juice squeeze करके, only 2%. Okay, फिर आप देख सकते हो इसमें added sugar कितना है। एडेड शुगर फॉर एवरी 100 ml आपको 13 ग्राम एडेड शुगर मिल रहा है। ओके,
इससे अच्छा आप खुद ही क्रैनबेरी जूस स्क्वीज करके ले लो या रियल क्रैनबेरीज खा लो। देन उन्होंने यहाँ पे ये भी क्लेम किया कि रिच इन विटामिन सी। रिच इन विटामिन सी इज अ वेरी एम्बिग्यूअस स्टेटमेंट। व्हाट डज इट मीन कि मुझे पूरा दिन का विटामिन सी मिल रहा है। पर 100 ml आई एम गेटिंग 15.3 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी व्हिच दे आर सेइंग मेरा ऑलमोस्ट 30% डेली विटामिन सी का कंट्रीब्यूशन इसमें मिल जाता है। अगर मैं दिन का 3 सर्विंग ले लेता हूँ तो इसमें मुझे ऑलमोस्ट 90% विटामिन सी मुझे मिल जाएगा, which is okay, fine, you are getting 90% of your vitamin C requirements। लेकिन वो तो मुझे ऑरेंज से भी मिल जाएगा, any citric fruits, one orange, one guava, आंवला is so concentrated without any sugar also, right? So इसके बदले में मुझे इस विटामिन सी को हासिल करने के लिए मुझे बार बार हर 100 ml के लिए मुझे 13 ग्राम शुगर खाने की जरूरत पड़ेगी। So if I take 300 ml of this juice, मुझे उसके साथ साथ 13 multiplied by 3, almost 40 grams sugar आप कंसिडर करो, 40 ग्राम शुगर मुझे मिल जाएगी। Indian Council of Medical Research does not recommend more than 20-25 grams of sugar a day। ये तो उसका immediately shoot up हो गया sugar intake, right? And people will often have this for breakfast। breakfast के साथ एक ग्लास ये पी लो। कई घरों में ये पड़ा होता है घर में। 200 ml का तो ग्लास होता है नॉर्मल, तो नॉर्मली मॉर्निंग Yes. 200 ml आराम से 26 ग्राम ऑफ शुगर तो सुबह ही चली जाती है। Exactly। So yes, and okay, I think one good thing is कि सोडियम इसमें कम है। कई जूसेस में सोडियम ज्यादा डालते हैं उसको थोड़ा और एडिक्टिव बनाने के लिए, but at least इसमें सोडियम कम है। That's a good thing। And all in all, not a product which I would recommend for daily consumption। इनमें से कोई भी प्रोडक्ट में डेली कंजम्पशन के लिए recommend नहीं करूंगा। So to conclude with regards to nutrition labels and this exercise which we did, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको हर प्रोडक्ट बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ऐसे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे हैं जहाँ पे जो वो फ्रंट पैकेजिंग पे क्लेम कर रहे हैं वो बैक साइड में भी मैच कर रहा है। इवन आई हैव कम अक्रॉस सच इतने अच्छे प्रोडक्ट्स भी हैं आज, आगे जो लिखा है वही पीछे क्योंकि डेटा में भी वही लिखा होता है। हाँ, but those products are not as numerous as these and they're not as cheap as these also। तो उनका एक प्रीमियम प्राइस टैग आता है जिसकी वजह से लोग ज्यादा उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। सो एटलीस्ट द जनरल कंज्यूमर, उनको एक अवेयरनेस होना चाहिए कि इन प्रोडक्ट्स को आप डिसाइफर कैसे करो, कि इनका एक्चुअल रियलिटी क्या है, वो आप कैसे जान सकते हो थ्रू इंग्रेडिएंट लिस्ट एंड न्यूट्रिशन लेबल्स। एक्चुअली जब हेल्थियर प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन बढ़ेगा तभी ही शायद उसका प्राइस कम होगा। तब तक के लिए अगर फूड लेबल्स पढ़ के लोग अवॉइड करेंगे ऐसे ब्रांड्स और हेल्थियर हैबिट्स को अपनाएंगे तब जाके उसका कंजम्पशन बढ़ेगा। डेफिनेटली, करेक्ट। सो अवेयरनेस इज व्हाट इज नेसेसरी, क्योंकि ओनली द पब्लिक कैन मेक द चेंज। सप्लाई डिमांड जैसे चेंज होगा वैसे मार्केट का शिफ्ट भी होगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, बहुत बड़ा मिथ है कि ऐसे पैकेज्ड फूड जो सामने लिखा होता है वही पीछे प्रोडक्ट के अंदर होता है और जो वो क्लेम कर रहे हैं वही प्रोडक्ट में है। जो व्यूअर्स को या क्लाइंट्स को लगता है कि हाँ हम जो खा रहे हैं वो हेल्दी है, तो ये बहुत बड़ा मिथ बस्ट हुआ है आज। ऑनेस्टली स्पीकिंग इट इज गोइंग टू हेल्प देम इन अ लॉट ऑफ वेज। इनफैक्ट अगर आप देखो इसका प्रिंट भी इतना छोटा होता है न्यूट्रिशन लेबल्स और इसका कि ये आंखें ही थक जाती है पढ़ते देखते पढ़ते, छोड़ फ्रूट एंड नट तो लिखा है, इतना बारीक उसका अक्षर होता है कि कई लोगों की साइट भी उतनी स्ट्रांग होती नहीं देखने की, और इतने सारे नंबर्स होते हैं उसके ऊपर, वो डेसिमल्स भी डाल देते हैं। लोग नंबर से डर जाते हैं, परसेंटेज उसमें डालो कि 8% दी हुई है, तो इसका भी किसी को नॉलेज नहीं है। कोई जनरल एजुकेशन हमेशा बहुत छोटा लिखा होता है, भले वो जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वो सब बहुत ठीक है, वो फिर भी ढंग का लिखा होता है, कैलोरीज कितनी मिल रही है, बट हम तो 100 ग्राम में इतना कैलोरी, सबसे पहले हम देखते हैं 100 ग्राम में कितनी कैलोरीज मिल रही है। ओके, दिस इज इन माय बजट, आई कैन कंज्यूम इट। पर वो आगे नहीं देखता कि वो कैलोरी शुगर से आ रही है या वो कैलोरी सिर्फ कार्ब से आ रही है, फैट से आ रही है, प्रोटीन कितना जा रहा है, वो तो कोई मैक्सिमम लोग देखते ही नहीं। हाँ, पीपल आर नाउ बिकमिंग अवेयर, तो वो थोड़ा शुरू किया है, काफी लोग देख भी रहे हैं, बट इंग्रेडिएंट्स की तरफ तो मुड़ते ही नहीं। अब वो इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे तो लोगों को तो एक शॉक ही लग जाएगा कि बाप रे, इंग्रेडिएंट्स में तो जो आ रहा है अंदर वो तो बहुत ही अलग ही इंग्रेडिएंट्स से मुझे कैलोरीज मिल रही है।